जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2024 के बारे में। जैसा कि आपका जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए दमदार जीके की क्लास होने वाली है, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। अगर आप यहाँ पर 14 प्रश्नों से 35 सही कर पा रहे हैं तो सभी बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताना है। आप सभी को देखते हैं आपने कितनी यहाँ पर बिल्कुल प्रिपरेशन कर रखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिना किसी देरी के हम सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप सभी अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी क्लासें आएगी एसएससी सीएचएसएल के लिए, साथ ही सीजीएल के लिए, सीजीएल की वैकेंसी भी आ चुकी है तो उसके लिए भी क्लासें कंटिन्यू मिलने वाली हैं। तो आप सभी बिल्कुल फॉर्म ज़रूर फिल करें। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न है, तो दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है कि माहोरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। तो आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए आंसर क्या आएगा। माहोरी जनजाति किस क्षेत्र में मतलब निवास करती है। फ्रेंड्स, आप सभी का राइट आंसर आएगा न्यूजीलैंड। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। एनु जनजाति जो है वह कहाँ पर पाई जाती है। फ्रेंड्स, बिल्कुल जितने भी पर्सन हैं वो सभी सिलेक्टेड पर्सन हैं जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल एनु जनजाति जो है फ्रेंड्स वो पाई जाती है जापान में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है। अधिकतर जो भारतीय हैं उनका संबंध किस समूह से है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का ऑस्ट्रेलियाइड, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि याकूत लोगों का निवास क्षेत्र कौन सा है। याकूत लोगों का निवास क्षेत्र कौन सा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा रूसी ट्रूडा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, केंद्र में जो द्वैध शासन है वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल भारत शासन अधिनियम 1935। बिल्कुल सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अगर बात करें 1909 के अधिनियम की, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा 1900 अधिनियम के द्वारा यानी मुसलमानों को यहाँ पर सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन का अधिकार दिया गया था 1909 के अधिनियम के तहत। अगर 1919 के नियम की हम बात करें तो इस नियम के तहत यहाँ पर इस नियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और साथ ही 1935 की अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट बात करें, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, भारत में पहली बार जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। राइट आंसर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस एक्ट के तहत ही भारत में जो है पहली बार 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो किस प्रतिमान की संस्तुति की थी यहाँ पर। राइट आंसर रहेगा बी द्वितीय स्तरीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें जैसा कि आप सभी का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम बिल्कुल 20 जून से लेकर 26 जून तक चल रहा है। तो कल लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर, आज लास्ट एग्ज़ाम है।
इसके बाद आपका CHSL एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। तो उसके लिए जो आपका पेपर आएगा उसका सॉल्यूशन इसी चैनल में आपको करवाया जाएगा। तो आप सभी फ्रेंड्स बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंच सके। बिल्कुल पंचायती राज प्रणाली जो है फ्रेंड्स वो किस सिद्धांत पर आधारित रहेगी? विकेंद्रीकरण आप सभी का राइट आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ग्राम न्यायालय कहलाता है। तो ग्राम न्यायालय कौन कहलाता है? ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ग्राम पंचायत, जिसे ग्राम न्यायालय भी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स आपका क्या आंसर आएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए डी ऑप्शन। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसा कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता तो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। और राज्यसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर करता है उप प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति करता है। जबकि लोकसभा होती है उसकी जो अध्यक्षता है उसकी मतलब जो अध्यक्षता करता है वो कौन करेगा? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? संसद के द्वारा जो संकट काल की घोषणा है उसका जो अनुमोदन है वो कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स 30 दिन या फिर 1 माह कर सकते हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के तहत ही पद पर बने रह सकते हैं? मतलब यहाँ पर कौन सा पद है जो बिल्कुल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? बिल्कुल जो राज्यपाल होता है वो यहाँ पर राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, राज्यपाल और जो महान न्यायवादी होता है, राज्यपाल और जो महान न्यायवादी होता है ये राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा से पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्तियां दी गई है? तो निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्तियां दी गई? राइट आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत मतलब 32 के आधार पर एवं उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के आधार पर जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के आधार पर मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो राइट आंसर क्या आएगा? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है प्रतिलोम का। इनवर्स करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण का ब्याज किसका भाग है? सार्वजनिक जो ऋण है उसका ब्याज किसका भाग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक इस क्लास को अगर लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से लाइक कर दें। जितने भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो जल्दी से पहले क्लास को लाइक करके इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी यहाँ पर CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ ही CGL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है
मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? जो मुद्रास्फीति है वह किससे मापी जाती है? करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति किसके द्वारा परिकलित होती है? मुद्रास्फीति जो है किसके द्वारा परिकलित होती है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? तो इनमें से गैर संवैधानिक संस्था कौन सी होगी? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल योजना जो आयोग है ये गैर संवैधानिक संस्था है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान मतलब ASI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ASI का हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा? करेक्ट आंसर आएगा कोलकाता। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? करेक्ट आंसर रहेगा पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था गरीबी उन्मूलन का नारा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि विकास यानी ग्रामीण जो बैंक है नाबार्ड, इसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? करेक्ट आंसर आएगा छठी पंचवर्षीय योजना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का। नाबार्ड की अगर हम स्थापना की बात करें यहाँ पर तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो बिल्कुल 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है नरसिंहम समिति ने देश में बैंकिंग राज्य को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? तो नरसिंहम जो समिति है उसने देश में बैंकिंग राज्य को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की? बिल्कुल 4 आपका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है तारपोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तारपोर जो समिति है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है? तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा तेंदुलकर समिति। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? लोहे की वस्तुओं में जो जंग होता है वो क्या बनने से लग जाती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है? रासायनिक रूप से शुष्क जो हिम है वह क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया कौन सी है? बिल्कुल मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तापमान की केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। तापमान की केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होगा? आप सभी का राइट आंसर आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी करेक्ट आंसर रहेगा 373। बी ऑप्शन सही है। जल में अशुद्ध मिलाने पर अगर उसमें मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है अर्थात क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। अगर जल में अशुद्धि मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा और दाब बढ़ने पर भी जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जैसे दाब बढ़ा उसे जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। तारपीन का तेल जो है फ्रेंड्स वो निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी से निकाला जाता है? तो तारपीन का जो तेल है वो कौन सी लकड़ी से निकाला जाता है? जेनिटम आएगा, माइकास आएगा, सिड्रस आएगा या फिर फाइन आएगा?
तो पाइन के द्वारा यहाँ पर तारपीन का तेल निकाला जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जिसे मतलब यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर पाइन को आप क्या कर सकते हैं, चीड़ का तेल कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, सभी अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? सभी अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? हाइड्रोजन आपका राइट आंसर आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट है कि नटराज यानी नृत्य के देवता की मूर्ति है। तो नटराज की मूर्ति है पल्लव वंश की है, चंदेल वंश की है, चोल वंश की है या फिर काकतीय वंश की है? तो नटराज नृत्य की देवता की जो मूर्ति है यह बिल्कुल किसकी है? राइट आंसर रहेगा चोल वंश की है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था फ्रेंड्स? यहाँ पर राइट आंसर आएगा साथियों आप सभी का बिल्कुल राजेंद्र प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? दिल्ली सल्तनत में जो है इनाम भूमि वो किसे दिया जाता था? विद्वान और श्रमिक व्यक्ति को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बिहार में सोमेश्वर की जो पहाड़ी है फ्रेंड्स वो चंपारण में स्थित है। अगर हम बात करें यहाँ पर पश्चिम चंपारण की बात करें, पश्चिम चंपारण में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है, और सोमेश्वर जो श्रेणी है ये बिहार राज्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी लगभग ऊंचाई जो है 874 से लेके मतलब 880 मीटर तक इसकी हाइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनूप झील यहाँ पर बिल्कुल याद रहेगा आप सभी को, अनुपम झील जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार में बनने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक से होता है सोन नदी का उद्गम, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी क्लास को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दें, और साथ ही जो आपका सीजल का एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर क्या आएगा? समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली जो रेखा है फ्रेंड्स वह बिल्कुल आइसोबाथ करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। समान ताप वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा है उसे आइसोथर्म कहते हैं, यानी ए ऑप्शन में जो दे रेखा है आइसोथर्म उसे कहा जाता है। और हम बात करें बी ऑप्शन की, आइसोहाइट किसे कहते हैं? तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट रेखा कहा जाता है। और चौथे ऑप्शन की हम बात करें आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन किसे कहेंगे? तो आइसोहेलाइन कहा जाएगा सागरों एवं महासागरों की लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली जो रेखा होती है उन्हें आइसोहेलाइन कहा जाता है। तो चारों ऑप्शनों का सॉल्यूशन मिल गया होगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर रहेगा लाल पाडा, बिल्कुल लाल पाडा जो है यहाँ पर विश्व वन्य कोष का प्रतीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? हिंद महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है फ्रेंड्स? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अंगुलहास धारा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर ए ऑप्शन की, यानी लेब्रोडोर जो धारा है उसकी अगर हम बात करें तो ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। साथ ही अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, यानी जो अहम बोल्ट जो धारा दे रखी है ये जो है
ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और साथ ही जो क्यूरोशियो जो धारा दे रखी है, ये जो धारा है ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का प्रशांत महासागर से। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लगभग 14 प्रश्नों को यहाँ पर राइट कर लिया। तो आपने अगर कितने यानी जो हमारा टारगेट था 35 वो राइट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही CSHL एग्ज़ाम के लिए लगातार कंटिन्यू क्लासें अटेंड करते रहें। और सीजल एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसका फॉर्म भी बिल्कुल जल्दी से भर के और जल्दी से सभी प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं सीजल एग्ज़ाम के लिए, तो उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सभी क्लासें आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।